जब मैंने जॉब से क्विट किया और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने घर भी नहीं बताया था। और शायद वही टर्निंग पॉइंट था हमारी लाइफ का। और आप उसको स्किल्ड करके गवर्नमेंट जॉब के लिए बनाते हो, जो आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ना, अगर मैं उसका खुद ही एग्जाम का एनालाइज नहीं कर पाऊंगा तो मैं बच्चों को क्या सिखा पाऊंगा। आपकी जो स्ट्रेटजी है ना, वो सिर्फ आपको पता होगी। मयंक तो कुछ बेस्ट करेगा। नमस्ते, हेलो एवरीवन, आई एम ऋतिक और आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ रोए कहने पे। आज मैं जिस पर्सनैलिटी से आप लोगों की मुलाकात करवाऊंगा वो एक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर हैं। उन्होंने सीटेट, यूपीटेट जैसे बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं। 17 से ज़्यादा बार प्रीलिम्स एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं। उन्होंने एसएससी में, रेलवे में और बैंक में भी कई बार फाइनल सिलेक्शन दिए हुए हैं। इसके अलावा उनका डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन पे रिसर्च आर्टिकल्स उनके इंटरनेशनल जर्नल्स में भी पब्लिश हो चुके हैं। आज हम एक एजुकेशनल पॉडकास्ट करने वाले हैं और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर मयंक तोमर सर। तो थैंक यू सो मच सर हमें थोड़ा सा टाइम देने के लिए। मोस्ट वेलकम ऋतिक। सर, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो करवाया और आपके बारे में बताया कि आपने इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं, तो सर आप इस बारे में मतलब क्या बोलना चाहेंगे? आप मतलब बचपन से ही ऐसे थे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ भी हैं उनका करियर अभी लगभग स्टार्ट भी नहीं हो पाया है और सभी जानते हैं कि आप अभी भी एग्जाम्स देते हैं, यानी कि अब आप खुद के बच्चों को भी कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली में ऋतिक जो था हमारा, जो 12th तक का हमारा एक विजन था, मम्मी पापा दोनों टीचिंग बैकग्राउंड से थे। तो एक बचपन से जो सपना रहा था वो ये रहा था कि हम इंजीनियरिंग करें। इंजीनियरिंग का बड़ा क्रेज़ हुआ करता था और AIEEE का एक एग्ज़ाम हुआ करता था। उसके बाद वो अपना क्लियर किया और उसके बाद हम एक कॉलेज में पहुँचे और कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हमने इंजीनियरिंग की। लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट है, हमारे सीनियर्स इस तरीके से थे, उनसे इतना मोटिवेशन मिला कि हम इसमें कुछ आगे कर सकते हैं। हमारे जो टीचर्स थे डॉक्टर विनीत खन्ना सर, इतना मोटिवेशन उनसे मिला कि हमको उनकी इतना इंस्पायर किया कि हम उसमें आगे बढ़ते चले गए। और जो इंजीनियरिंग फील्ड था वो इतना अच्छा हमारा हो गया, उसके बाद हम उसमें आगे अपना प्रोसेस करने से स्टार्ट किया। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो हमारे जीन्स थे वो टीचिंग वाले थे। तो उसके बाद जैसे हम एमटेक में पहुंचते हैं तो जो हमारे टीचर्स थे, हमारे प्रोफेसर्स थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि आप हमको टीचिंग में आने के लिए दीजिए। तो हमको जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हुआ करते थे तो गेस्ट लेक्चरर के रूप में हमको उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। एमटेक में हमने उसमें जो हम 3rd सेमेस्टर में थे तो हमने उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और वो टीचिंग में इतना अच्छा हम करते चले गए, क्योंकि उसमें एक कुएं के मेंढक वाली बात नहीं होती है। टीचिंग में आप अपने आप को कितना भी एक्सपेंड कर सकते हो। उसके बाद हमने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करना स्टार्ट किए। जो इंडिया के थे नेशनल पेपर जिसको बोल सकते हैं, इंटरनेशनल पेपर थे, इंटरनेशनल जर्नल थे। तो उससे इतना ज़बरदस्त हमको नॉलेज हुआ, तो हमारा जो जानने की इच्छा थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। और यही कारण रहा कि टीचिंग में मैं इतना बेस्ट कर पा रहा हूँ कि बच्चे को मैं समझ लेता हूँ कि बच्चा क्या चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको वो चीज़ें उनको बताता हूँ और इसी कारण बच्चा जो है अपना सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ जाता है। ओके सर। तो सर आपने जैसे इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए, फिर भी आपने जॉब करना प्रेफर क्यों नहीं किया? ऐसा है ऋतिक कि जॉब तो हर किसी का लक्ष्य होता है, मेरा भी एक लक्ष्य था। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है कि जॉब मिल जाए, एक टेंडेंसी होती है सोसाइटी की, और कहीं ना कहीं वो सही भी होती है क्योंकि डिपेंड करता है फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है, अच्छा है। तो मेरा एक अपना ही एक लक्ष्य था, या तो मैं पुलिस फोर्स को ज्वाइन करूँ एज ए ऑफिसर, या मैं कोई स्टेट PCS का एग्ज़ाम क्लियर करूँ। ठीक है, हालांकि मैं एग्ज़ाम देता हूँ और क्लियर भी करता हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि क्योंकि मैं कंपटीशन के बच्चों को पढ़ाता हूँ। अगर मैं उसका खुद ही एग्ज़ाम का एनालाइज नहीं कर पाऊँगा तो मैं बच्चों को क्या सिखा पाऊँगा। अगर आप देखेंगे 2-3 साल से कोर्स सब पूरा करा देते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम का पैटर्न आ रहा है, व्हाट इज़ द राइट अप्रोच टू सोल्व द क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द राइट स्ट्रेटेजी टू सोल्व द पेपर, जब तक नहीं बता पाओगे तो बच्चा उसमें नहीं कर पाता। तो यही कारण है, एग्ज़ाम में सब देता हूँ, आज भी देता हूँ। लास्ट अभी मैंने RRB PO 2020 कंप्लीट दिया है। तो कारण यही है कि अपने एक एम है, मेरा भी एक लक्ष्य है, लेकिन उसको मैं अभी अचीव नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं उतना जो प्रॉपर टाइम है वो शायद मैं अपना नहीं दे पाता। तो इसीलिए वो लक्ष्य सबके हैं, लेकिन वो एक मेरा लक्ष्य का हिस्सा नहीं, क्योंकि वो मैं एग्ज़ाम जो है वो इस तरह से देता हूँ ताकि जो बच्चे हैं उसको मैं उसको सही गाइडेंस दे पाऊँ। तो सर जितना मैं आपको जानता हूँ, आपने कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट भी देखा है, आपने कॉलेज में भी टीचिंग एनवायरनमेंट देखा है। बिल्कुल। लेकिन अभी आपका जो फेवरेट है वो आपको कंपटीशन पढ़ाना सबसे अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो सर ऐसा कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में क्या था जो आपको कंपटीशन टीचिंग से इतना अलग लगता है और आपको वो क्यों पसंद नहीं आया? देखो, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। उसमें कोई पर्सनल रीज़न भी आपका हो सकता है, कोई सोसाइटी रीज़न भी आपका हो सकता है। अगर पर्सनल रीज़न की बात करेंगे, अगर आप टैलेंटेड पर्सन हो और आप अपने अकॉर्डिंग आप फील्ड काम करना चाहते हो, आप नहीं कर पाओगे, ये हकीकत है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। हमने उस चीज़ को बोला और हमने लिटरली एक बहुत MNC में काम करता था जब मैंने बीटेक किया, उसके बाद में गया जब,
और मैं मुश्किल से 4.5-5 महीने में वहाँ पे काम कर पाया। हालांकि मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और भी थे, तो हमने वहाँ से रेजिग्नेशन दिया और शायद वही टर्निंग पॉइंट था हमारी लाइफ का। ठीक है, उसी के बाद हम टीचिंग में, वरना हमारा कुछ आगे उद्देश्य नहीं था। बस इतना पता था कि बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना है और एक अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में घुसना है। अच्छा पैकेज था और हम उसको एंजॉय कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको आप सेल्फ पर्सपेक्टिव जोड़ सकते हो। ठीक है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्चुअली में आपकी जो स्किल्स होती है ना, उससे ज़्यादा आपके पर्सनल बिहेवियर की कदर होती है, जिसको हम एक लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं चाटुकारिता। ठीक है ना, तो स्किल्स पे वो चीज़ भारी पड़ जाती है। तो उसी चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं हम उससे बाहर निकले। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर आप सोसाइटी के हिसाब से देखेंगे तो आप सुनते होंगे इस चीज़ के लिए, अगर आप गर्ल्स के बारे में सुनेंगे बाहर कि कॉर्पोरेट सेक्टर की गर्ल्स में वो ज़्यादा मॉडर्नाइज हो जाती है, ये फैक्ट है। और अगर आप एक गांव से आते हैं और आपने वो चीज़ें नहीं देखी है, खैर जब आपने इंजीनियरिंग की होगी तो आप उस चीज़ के लिए अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसे कुछ वहाँ पे सीन्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है, आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इसमें सेल्फ रेस्पेक्ट, मेरे कंडीशन में सेल्फ रेस्पेक्ट ज़्यादा रहा है, तो उसी सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से मैं उस कॉर्पोरेट सेक्टर को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके बाद मैं टीचिंग में आया। टीचिंग में आने के बाद मैंने यूनिवर्सिटीज़ में भी काम किया, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज में काम किया, वो सुपर, बहुत गजब था, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि वहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं, वहाँ के चेयरमैन सर हैं, वो कैसे हैं, वो डिपेंड उसके ऊपर करता है। और आप देखोगे तो बहुत जगह ऐसी भी हैं कि जहाँ बहुत गंदगी भरी हुई है, जो बहुत रेपुटेड पोस्ट होती हैं, जैसे एचआर की पोस्ट हो गई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट हो गई, और वहाँ पे उनके लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति बन जाती है उस पोस्ट के लिए, जो माइंडसेट होता है ना। और जब हम वहाँ घुसे, एक यूनिवर्सिटी में, नाम तो नहीं बताऊँगा उसका, जब मैंने उस यूनिवर्सिटी में काम किया तो वहाँ पे बहुत भयंकर गंदगी थी। तो कहीं ना कहीं मेरा उस चीज़ से वहाँ से मन उठना स्टार्ट हुआ। फिर मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में काम किया, बहुत अच्छा था। तो उसके बाद 2014 में कुछ कंडीशंस ऐसी बनी, फैमिली प्रॉब्लम्स बनी, तो उसके बाद फिर दोबारा से मुझे वहाँ से छोड़ के आना पड़ा और एक नया स्टार्ट लेना पड़ा, और तभी से मैं कंपटीशन में आया। ओके सर, तो सर जैसे आप कंपटीशन की टीचिंग में हो गई, तो आपको इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या दिखाई दिया, जो आप इसमें मतलब अभी भी आपका ये फेवरेट है? एक्चुअल में कंपटीशन में एक बात है कि एक जो गरीब घर का बच्चा आता है ना, जो केवल मतलब आपको 5 रुपये महीना भी पे नहीं कर पाता, और आप उसको स्किल्ड करके गवर्नमेंट जॉब के लिए बनाते हो, जो आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ना, आप मतलब खुद से बातें कर सकते हो उसके बारे में कि हाँ मैंने ये काम किया। एक अमीर घर का बच्चा आता है जिसके पास बहुत पैसा है, और अगर आप में एबिलिटी है, आप उन दोनों को इक्वल लेके चलते हो। और आप, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं कि पापा के पास बहुत पैसा है, ये सब चीज़ें हैं, तुम्हें जॉब की ज़रूरत नहीं है। बाई हार्ट अगर आप किसी से पूछोगे, हर कोई जॉब करना चाहता है, हर कोई जॉब करना चाहेगा, कोई ना बोले बात दूसरी है। ठीक है ना, और वे एक सही गुरु की तलाश में, मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ गुरु, नॉट फैकल्टी, नॉट टीचर, वो उसकी तलाश में घूमते हैं, जो आज के टाइम में मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया सिर्फ को। क्योंकि आप देखोगे कि जितने भी कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट्स हैं, सब, मतलब मैं सबको नहीं कहूँगा, बेसिकली सब क्या है, पैसा, बिजनेस की तरह काम करते हैं। तो मेरा तो बेसिक कंपटीशन माना गया था, तो अपने आप का सेल्फ डेवलपमेंट करना। लेकिन जो गरीब बच्चे थे, जो अपने एरिया के बच्चे थे, अगर आप देखोगे तो 2014 से 2021 तक मैं अपने एरिया में रहा हूँ। मेरे पास बहुत ऑफर्स हैं, आज भी हैं, ऐसा नहीं आज नहीं है। दिल्ली के लिए मेरे पास ऑफर है 2016 के अंदर, एक बहुत बड़ा नाम है, वहाँ से आया। लेकिन मैं मुजफ्फरनगर में ही रहा, और यहीं पे रहते हुए लगभग 1000+ मैंने सिलेक्शन मुजफ्फरनगर से दी होंगी। तो यही कारण रहा कि मैं कंपटीशन में आज भी इसलिए हूँ, ताकि मैं अपनी इच्छाएं, मैं फ्रीली काम करता हूँ, और जो बच्चों को एक स्किल्ड, एक वेल प्लान्ड जो उनको स्ट्रेटेजी होती है, मैं वो प्रोवाइड करवाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे आपकी मातृभूमि रही है, वहाँ पे रह के आप काम करो, और जो भी आपके अच्छे से जो उनके गोल्स हैं उनको आप अचीव कराने में उनकी हेल्प करो, क्योंकि एक गुरु का कर्तव्य यही बनता है। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये एक लोगों की मेंटेलिटी बनी हुई है, और काफ़ी लोग इसको एक थॉट भी मानते हैं कि एक बुरे स्टूडेंट को कोई भी टीचर हो, कितना भी अच्छा टीचर हो, उसको नहीं पढ़ा सकता, हालांकि एक अच्छा स्टूडेंट हर जगह पढ़ सकता है। इस थॉट के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो, पहली बात तो ये, जहाँ पे जो हम टीचर वर्ड यूज़ कर देते हैं, उस टीचर की नज़रों में कोई अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। अगर कोई वो टीचर ऐसा सोच रहा है ना, तो टीचर ही नहीं है। वो तो सिर्फ जो बच्चा क्रीम है उसको पढ़ाना चाह रहा है, उसको कोई पढ़ा सकता है, वो खुद भी पढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं वो तो अपना एक जो फ्लैक्स बोर्ड है उस पर उसका फोटो चिपकाना चाहता है। लेकिन जो एक्चुअल में टीचर होता है, वो अपने स्टूडेंट्स की जो विल पावर है, वो बैड है या गुड है या एवरेज है, वो उसको समझेगा, और जो वो चाहता है, जिस तरीका का वो पढ़ना चाहता है, वो उसको प्रोवाइड करवाएगा। जो बैड स्टूडेंट है ना, वो एवरेज में, और एवरेज से गुड से एक्सीलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे में आपको ढेरों एग्जांपल दे सकता हूँ। मुजफ्फरनगर के एक लड़का था, राज मलिक, शायद बरवाला या काजी खेड़े के गांव के आसपास का था, उसे कुछ नहीं आता था, और वो सिर्फ एक वर्ड यूज करता, लफंडरगर्दी करना, हमारे लोकल वर्ड है ये, वो करता था।
और क्लास में भी उसने एक बार ऐसे ही कुछ हरकत की थी, हालांकि मेरी क्लास में थी, किसी दूसरे सब्जेक्ट की क्लास चल रही थी, तो मैं कैमरे से वॉच कर रहा था। तो मैं उसको लिटरली क्लास से मतलब मारता हुआ ही बाहर लेके आया था। कंपटीशन में कोई किसी को धमकाता भी नहीं है, क्योंकि टीचर को फर्क नहीं पड़ता, उसकी फीस आ गई, काम खत्म। और आफ्टर फाइनली रिजल्ट ये हुआ कि वो एसएससी सीपीओ से सब इंस्पेक्टर बना सीआईएसएफ में। और जब वो मेरे पास आया, मिठाई का डब्बा लेके आया, और लिटरली उसने मेरे पैर को पकड़ लिया, तो मैंने सोचा फिर आ गया दोबारा से। तो मैंने कहा हाँ भाई राज क्या बात हुई? तो उसने कहा सर ये तो रहा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, और सर मैं ऐसा ही सिलेक्टेड हो गया सीआईएसएफ में। उसके चाचा जी भी उसके साथ थे, तो उनके चाचा जी को बुलाया। उसने कहा सर ये आपकी वजह से बन गया, अगर आप इसको शायद उस दिन डांटते ना, पीटते ना, जो भी आपने किया होगा, आप हमारे लिए भगवान हो। तो स्टूडेंट वो भी बैठता, और हकीकत में मेरी ब्रांच का कोई भी हर एक टीचर उस बैच से परेशान था, लेकिन वो बैच मेरा फेवरेट था, और उनको इंतजार रहता था कि मयंक सर की क्लास है। तो टीचर के अंदर क्वालिटी वो होनी चाहिए कि वो बैड स्टूडेंट्स को अपना बना पाए, क्योंकि आपको देखो जो गुड होता है वो आपको गुड वाला आपको गुड का रिजल्ट दे सकता है, एक्सीलेंट बहुत कम मिलेगा आपको, लेकिन जो बैड है ना वो एक्सीलेंट में कब तब्दील हो जाएगा टीचर को पता नहीं लगता है। केवल आपको उनका इंटरेस्ट जगाना होता है, जो वे चाहते हैं, जो जिस तरीके से वो पढ़ना चाहते हैं, वो जो मेथड होता है वो मेथड आप उनको दे दो, मेहनत वो खुद कर सकते हैं। हमारे गाँव जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा होता है ना, वो मेहनत कर बहुत अच्छे से मेहनत कर सकता है, क्योंकि उसको अपनी सब फाइनेंस कंडीशन सब पता होती है, लेकिन उसको सही गाइडेंस नहीं पता होता, उसका इंटरेस्ट पैदा नहीं होता। अगर वो पैदा हो जाए तो हर किसी को पीछे कर सकता है। तो यही कंडीशन है, बैड टीचर या गुड टीचर या बैड स्टूडेंट या गुड स्टूडेंट कुछ नहीं होता। अगर टीचर है तो उसको सबको बराबर उसके मन की बात जानना पड़ेगा, और मन की बात तो आजकल फेमस भी है वैसे, तो मन की बात जानोगे, उसको वो दे दो, बच्चा उसका इंटरेस्ट जगेगा, वो खुद मेहनत करेगा और रिजल्ट आपका। अच्छा सर, तो अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि आपने इतने सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं, अगर एक लाइन में बताइए कि क्या सीक्रेट होता है एग्जाम्स क्रैक करने का, तो आप क्या बताएंगे? अगर सीक्रेट की बात करें तो वो इंसान खुद ही होता है। अगर एक वर्ड बोले तो वो इंसान खुद है, चाहे कोई भी हो। क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटजी है ना वो सिर्फ आपको पता होती है। टीचर सबको बताता है, 80 बच्चे अगर पढ़ रहे तो 80 को बताता है, लेकिन फॉलो कितने करते हैं? और वो उसमें अपने गुरु से टाइम लेके अलग से मिलके उन चीज़ों को सोल्व आउट करते हैं, तो अपनी स्ट्रेटजी को और बेस्ट बनाते हैं। और जो स्ट्रेटजी है वो सिर्फ उसके पास है, तो वो सीक्रेट भी उसी के पास है। गुरु ने सबको बांट दिया, अब उसको कितना तेज, भाई जैसे आपने चाकू खरीद लिया मार्केट से, और डिपेंड तो आप है ना उस चाकू को कितना यूज़ कर रहे हो, जितना यूज़ करोगे उतनी धार तेज होगी। तो वो जितना गुरु से मिलता रहेगा, जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेगा, तो वो अपनी तैयारी को उतना ही निखारेगा जितना चक्कू निखर रहा था। तो इसलिए वो सीक्रेट वो स्टूडेंट्स खुद ही है। और अगर वो बाहर भी जाएगा ना, अगर मैं खास मुजफ्फरनगर की बात बताऊँ तो उसमें बच्चे, जैसे हम अपना फेलिसिटेशन प्रोग्राम कराते हैं बच्चों का, तो उसमें बच्चे बोलते हैं कि बस मयंक सर को मत छोड़ना। मैं कहता हूँ भाई मयंक सर को क्या मत छोड़ना? बोले ये सिलेक्शन करवा सकते हैं। नहीं, मैं सबको बता रहा हूँ, बस वो आपको केवल आपको अपनाना है, अडोप्ट करना है, और जो अडोप्ट में आप उसके बाद अपने की पॉइंट लगाओगे वही आपका सीक्रेट करा देता है। वो इंसान अपने आप में ही खुद सीक्रेट है, ये चीज़। तो सर जैसे कि आपने बताया इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है आपका, तो सर सभी जानते हैं कि इंजीनियरिंग पे कितने जॉब्स बनते हैं और कितनी मजेदार लाइफ होती होगी इंजीनियरिंग की। बिल्कुल। तो सर अगर आप उस अपनी लाइफ से एक दो किस्से शेयर करना चाहें तो ज़रूर करिए। किस्से तो बहुत सारे होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग को बदनाम तो खैर नहीं कहा जा सकते, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस लेवल इतना होता है कि इंसान ऐसा हो जाता है, घर से दूर होता है, और वहाँ पे फ्रेंड्स ही सब कुछ होते हैं। उसको भाई कह लो, छोटा भाई, बड़ा भाई, सब कुछ वही हो जाता है, ठीक है। और जैसे आपको पता है ड्रिंकिंग का बहुत बड़ा क्रेज़, मतलब क्रेज़ तो नहीं होता वो, पर हो जाता है वहाँ पे चीज़ों का। तो किस्से बहुत सारे हमारे ऐसे होते हैं, जैसे एक हमारा मित्र था कपिल सांगवान, रहने वाला वो हरियाणा का था, और जो है हम क्लास में बैठे थे और हमारी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एक सब्जेक्ट हुआ करता था, बड़ा टफ सब्जेक्ट माना जाता था वो, और सीनियर्स ही बताया करते थे इसमें बैक बहुत ज़्यादा लगती है, तो डर भी काफ़ी था। और इत्तेफाक से हमें प्रोफेसर सर भी ऐसे मिले जो केवल 4 बार ही आते थे पूरे सेमेस्टर के अंदर, केवल सिलेबस डिस्कस करने के लिए और हमें डराने के लिए। और उनका जो शक्तिमान एक सीरियल आता था गंगाधर, तो गंगाधर वालों का ड्रेसअप हुआ करता, तो वो पूरी पैंट वगैरह ऐसे पहने करती, चश्मे वगैरह, वो वेस्ट बंगाल से एक्चुअल में थे। तो उन्होंने एक्चुअल में क्या किया, वहाँ पे जो हम ABCD बोलते हैं, हमारे यहाँ पे तो ABCD बोलते हैं, ABCDEFG, तो वहाँ पे बोलने का जो प्रोनाउंस करने का तरीका था वो अलग था। जैसे F है, फाइनाइट को वो F को यफ बोलते हैं, S है उसको यस बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन हमारे सामने ऐसा पहली बार आया था। तो फाइनाइट स्टेट मशीन करके एक टॉपिक था FSM, तो उन्होंने बोला लिखिए राइट डाउन द यफ यस यम। तो अब जब जितने हम हिंदी भाषी लोग थे हम सब इकट्ठा बैठा करते थे, अब समझ में नहीं आ रहा क्या है,
और डर तो उनसे पहले लगा हुआ था कि ये क्या कहेंगे। और वो इत्तेफाक से क्लास में मूवमेंट करना शुरू कर देख रहे थे कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। तो हमारी कुछ समझ में नहीं आया तो हमने YEF और YAM हमने उसमें लिख दी। तो उसके बाद खैर हमारी तो जो कपिल था उसने कहा यार ये ताऊ तो बड़ा खतरनाक है। तो उसने जैसे बोला तो हमारी ऐसी छूट पड़ी और इत्तेफाक से उनकी नज़र हमारे पे ही थी और हमको उन्होंने खड़ा कर लिया। हमारे उन्होंने खूब बेइज्जती की, मतलब इंसल्ट की, या तुम कुछ नहीं करोगे और हंसते रहोगे, ये हंस रहे, क्योंकि उन्होंने हमसे रीजन पूछा। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि ताऊ तो खतरनाक है। तो उसके बाद हमने सोचा कि कपिल को हम सबक तो जरूर सिखाएंगे। तो मोबाइल आया था उस टाइम एक 6600 नोकिया 6600, पहला मल्टीमीडिया मोबाइल था और हम बड़े गैजेट्स के बड़े शौकीन आज भी हैं। तो हमने उससे मोबाइल लिया और हमने उसका जो मोबाइल था वो साइलेंट मोड पे जनरल मोड पे कर दिया। एंड आई वाज रिमेंबर कि शायद हिमेश रेशम का एक सॉन्ग आया था झलक दिखला जा, बड़ा ट्रेंड में था और हमने उसकी वो कॉलर ट्यून पे लगा, उसकी जो रिंग टोन थी उस पर लगा दिया और हमने कहा कपिल ये अपना मोबाइल आप पकड़ लो। तो और हमने अपने जो हमारा मोबाइल था हमने कपिल को फ़ोन किया एंड द सॉन्ग इज रिंगिंग झलक दिखला जा। और सर बोल रहे हैं कि बदतमीजी किसने की है और हमने आओ देखा ना, तो मैंने कहा सर कपिल ने की है। उन्होंने कहा कपिल खड़े हो जाओ। तो बड़ा अच्छा था वो एनवायरनमेंट और फिर हमारे दोनों की थोड़े बहुत दिन हमारी बोलचाल ही बंद हुई, लेकिन दोस्ती बहुत अच्छी थी तो हमने उसको मनाया। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं हमारे पास, लेकिन आपके पास मेमोरी होनी चाहिए। मेमोरी बहुत लाइफ के लिए ज़रूरी होती है, चाहे वो अच्छी हो। मैं कहता हूँ कि बुरी बोलते ना कि बुरी मेमोरी नहीं होनी चाहिए। आपको एम को जो आपका एम टारगेट है ना, बहुत लोग क्या करते हैं अपने उसी मेमोरीज़ का वो यूज़ करते हैं अपने टारगेट को अचीव करने में। ऐसे में आपको ढेर एग्जाम्पल गिना सकता हूँ। तो मेमोरीज आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरह से इंजीनियरिंग का लाइफ था वो चलता गया। और ऐसे तो बहुत सारे किसी, क्योंकि मैं तो 4 साल फिर बीटेक में था, फिर 2 साल एमटेक में भी रहा, तो काफ़ी लंबा टाइम ऐसे खींचता हुआ चला गया। ठीक है। और हमारी हरकतों से डॉक्टर सुमन गुप्ता मैम थी, वो तो इतनी प्रभावित थी कि वो तो बस हर काम में हमें आगे रखती थी। ठीक है। चाहे जैसे आपको लेक्चर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, हमको लेक्चर्स मिलते थे और मैम बोलती थी कि मयंक वो जो तुम आपस में बात करते हो ना, उन्होंने 2 वर्ड पकड़ रखे थे, इंगे को आ जा और उंगे को चला जा। तो हम आपस में ऐसे ही बात किया करते थे। तो फर्स्ट टाइम तो मैम समझ नहीं पाई थी, मैडम मैं क्या कह रहे हो तुम, ये इंगे को आ जा। मैडम कम हियर एंड गो देयर। बोला ये कौन सी लैंग्वेज? मैम ये हरियाणवी खड़ी बोली है मैम। तो मैम ने हमारे से बहुत सारे वर्ड सीखे। तो बहुत अच्छी मैम थी वो और बस ऐसे चलता रहता सब चीज़ें। तो बहुत अच्छे टीचर्स थे। तो सर आपके आइडल कौन रहे हैं आपकी लाइफ में? अगर आइडल की बात करें तो अगर हम जाएँ लिटरेचर पे जाएं या हम सोशल की बात करें या कंट्री के लिए बात की, तो मैं 2 लोगों को फॉलो करता हूं। अगर रिसेंटली अगर प्रेजेंटली बात की तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो स्टूडेंट से बेहतर उनके लिए कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है। वो एक ही बात बोलते थे कि आप मतलब है ना, आप ट्राई करते रहो। ठीक है ना। आप उनकी विंग्स ऑफ फायर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज वहाँ से मिलेंगी। उससे पहले जाएंगे क्योंकि APJ अब्दुल कलाम के बाद को हमने आफ्टर इंजीनियरिंग जाना, लेकिन उससे पहले हमने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा। तो स्वामी विवेकानंद ने भी मतलब जो कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए जो बहुत अच्छे काम किए, इतना अकेला इंसान इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है, सोचने की बात। तो हम तो छोटा सा काम भी स्टार्ट नहीं कर पाते। सबके पास आइडियाज़ हैं, करना सब चाहते हैं, लेकिन करता कोई नहीं। इंडिया, ये सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ फिलहाल, मैं बाहर की बात नहीं जाता हूँ। कौन कहता है इंडिया के पास टैलेंट नहीं है, उसके पास आइडल नहीं है? सब हैं। ठीक है ना। और उनको हम अपने एजुकेशन में, अपनी लाइफ में उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो सबसे बड़ा आइडल होते हैं। क्योंकि मम्मी फैमिली को चलाना, पापा किस तरीके से मैनेज करने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। अपनी ज़रूरत को हम कैसे कम कर सकते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं उसको। तो मम्मी पापा से बेहतरीन कोई नहीं सिखा सकता। वो कम रिसोर्स में हमको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें रियल लाइफ, मैं अगर रियल लाइफ की बात करूँ कि मैं रियल लाइफ मेरा आइडल कौन है, तो मेरे मदर और फादर ही होंगे। और अगर मैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड बात करूँ या जो सोसाइटी में काम करता हूँ, तो जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे और हमारे स्वामी विवेकानंद थे। और मैं अब्राहम लिंकन से भी, क्योंकि उनको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, तो अब्राहम लिंकन भी, क्योंकि अब्राहम लिंकन से एक चीज़ सीखने वाली मिलती है कि आप फेल हो जाओ लेकिन आपको रुकना कभी नहीं है। तो सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कोई ऐसा फेवरेट इंसिडेंट या कोई टूर जिसने आपको सबसे ज़्यादा? बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब ने मिसाइल का परीक्षण हुआ और वो सक्सेसफुल हुआ। ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा वो चिंतित हो गए कि यार हमने एक, आपको चिंतित कैसे हो गए, उनको खुश होना चाहिए था कि जो हमने काम किया, तो हमारा जो नेशन है, जो हमारे लोग हैं ना, वे अब हमसे और ज़्यादा उम्मीद लगाएंगे कि अब ये और कुछ बड़ा करेंगे, और अगर हम ना कर पाए तो हमारा क्या होगा। तो उनकी बुक्स में भी लिखा हुआ है ये कि जब ये काम हुआ, शाम में जब पार्टी चल रही थी,
DRDO और इसरो दोनों लोग उसमें थे। तो डॉक्टर साहब शाम में 2 या 2 रोटी खाया करते थे और नॉर्मल खाना खाते, सबको पता है उस चीज़ के बारे में, डिस्कस नहीं करेंगे। तो उन्होंने उस दिन चपाती भी एक खाई थी, बाकी लोग पार्टी कर रहे थे। जब उनके दोस्त उनको बुलाने के लिए आए ना, तो उन्होंने कहा कि भाई कलाम तुम उधर पार्टी में नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि पार्टी मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मुझे नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है उस पर काम करना है कि उसको हम और कैसे बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो पूरा दुनिया है, जो हमारा पूरा देश है, उनकी नज़रें हमारे ऊपर है। ये काम हो गया, मतलब कहना देखिए आपको जॉब मिल गया, तो हमारे यहाँ क्या होता है, जॉब मिल गया बस सब कुछ खत्म। लेकिन वो बंदा सोच रहा है कि अब इससे नेक्स्ट एडवांस स्टेप हम कैसे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने यही बताया, आपको जो भी आपको अचीवमेंट मिलता है ना, आपको अपने आप से उम्मीदें बढ़ानी चाहिए। जो लोगों की आपसे उम्मीदें बनी हुई हैं उनको आप बहुत अच्छे से फुलफिल कर पाए, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ये नहीं कि आप पार्टी करो और आप रुक जाओ और आप सब कुछ भूल जाओ, वो नहीं होना चाहिए। तो सर जो इस फील्ड में लोग अभी हैं, एजुकेशन के फील्ड में, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे कोचिंग सेंटर के मालिक हो, कुछ कोई एकेडमिक्स के टीचर्स हो, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो पहले तो अगर हम टीचर्स की बात करें कंपटीशन की, मैं सिर्फ उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, देखो भाई तुम्हारे ऊपर है ना लाखों परिवार विश्वास रखते हैं, उनके पेरेंट्स, ठीक है ना। हम कोई अंबानी की औलाद नहीं है। हमारे कोई जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना, एक पेरेंट्स कैसे 5,000 10,000 आपको देता है कमा के, उनको पता होता है, क्योंकि मैं उस फील्ड में हूँ, मुझे पता है, ठीक है ना। मैं बहुत बार बच्चों को आधी फीस से पढ़ा देता हूँ, बस उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भाई। जो कंटेंट है ना, जो आप पढ़ाते हो ना, उसका बैच, उसको बिजनेस, ठीक है बिजनेस है, आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपने उससे पैसा ले लिया ना, उस बच्चों की उम्मीदों पर, उसके पेरेंट्स की उम्मीदों पर आप खड़ा उतरो। कम से कम जो आप पढ़ा रहे हो ना बच्चों को, उसका कम से कम 80% बच्चों को मिलना चाहिए। वो बच्चा मतलब सफल होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ने, और सबसे ज़्यादा उसके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने आपके ऊपर विश्वास किया है। तो उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आप भले ही ऑनलाइन पढ़ाते हो या ऑफलाइन पढ़ाते हो, आपका जो भी मैटर है, आप बच्चे के साथ कोई दगाबाजी मत करो और आप अपने प्रति ईमानदार रहो कि हाँ ये मेरी जो सैलरी 30,000 35,000 जो भी सैलरी है ना, मैं उतना काम करूँगा, ये मेरी ईमानदारी है। और जिस दिन आप ईमानदार खुद के प्रति हो गए ना, तो आपका, क्योंकि जो गुरु का शिष्य का रिश्ता है ना, वो बहुत बेहतरीन रिश्ता होता है, वहाँ वो पूरा विश्वास के ऊपर टिका हुआ होता है, ठीक है ना। लेकिन आजकल क्या होता है कि बस बैचेज बनाए, फटाफट कोर्स कंप्लीट, स्टार्टिंग बड़ा अच्छा लेके चलते हैं, लास्ट में सब खत्म कर देते हैं, बच्चों को समझ में आए या नहीं उनको, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत होती हैं। और स्टूडेंट्स से भाई एक ही बात कहेंगे, बेटा जो तुम्हें अच्छा लगे ना, जहाँ तुम सेटिस्फाइड हो तुम वहाँ हो। यानी कि कहने का मतलब है कि अपने डिसीजंस खुद लो। दूसरा बंदा क्या कहता है, अच्छा एक बात बताइए, जैसे मैं और तुम हम दोनों दोस्त और आप कहीं पे पढ़ने चले गए, आपने कहा यार वहाँ तो बहुत अच्छे टीचर हैं, तो हो सकता है जो आपका IQ लेवल है वो उस टीचर ने कैच कर लिया हो, मैं बिल्कुल डल हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं कैसे एडमिशन ले सकता हूँ वहाँ पर। तो मतलब अपने अकॉर्डिंग जो टीचर्स हैं उनको आप चयन करो, उनको आप सिलेक्ट करो, और उसके बाद अपनी चीज़ों को आप आगे बढ़ा सकते हो। तो बस मैसेज यही है, चाहे टीचर हो या स्टूडेंट्स हो, अपने जॉब के प्रति, क्योंकि जो स्टूडेंट है ना उसकी भी एक जॉब है, हमको पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, तो उसके लिए आप ऑनेस्ट रहो, उसके लिए आप ईमानदार रहो। और जिस दिन ये चीज़ें आ जाएंगी दोनों के अंदर, कौन कहता है सिलेक्शन नहीं होता, हमें बताओ, सिलेक्शन नहीं होता है। हमने 5-5 महीने के अंदर बच्चों के बैंक PO में सिलेक्शन दिए हैं, नाम रोल नंबर तक बता सकता हूँ, मुजफ्फरनगर के बच्चे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ना वे दिल्ली मुखर्जी नगर पढ़ने गए, ना वो मेरठ, क्योंकि एक बड़ी गजब टेंडेंसी होती है कि हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको टीचर, आपका गुरु कहीं भी मिल सकता है, बस वो ईमानदार हो, आप ईमानदार हो, और उसके बाद आप सिलेक्शन देखिए अपने। तो बस मैसेज यही है कि ईमानदारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर जैसे आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का जिक्र किया था, जब आप कॉर्पोरेट में थे आपको वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया, उसके बाद जब आप कॉलेज टीचिंग में गए, उसके बाद भी आपने बताया कि जो हायर जो पोस्ट पर थे उनमें वो था, फिर वहाँ पर भी आपकी लाइफ में कुछ है जिसकी वजह से आपको वापस कंपटीशन की टीचिंग में आना पड़ा। तो सर उस दौरान आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स क्या रहा? देखो पहले तो ये चीज़ क्लियर कर दूँ, मेरा कोई कंपटीशन का आने का कोई विचार था ही नहीं, ये तो मैं बाई चांस आया और उसमें मैं सेट भी हो गया। एक कंडीशन ऐसी थी, मुझे अच्छे से याद है, शायद 2012 का सितंबर का टाइम रहा होगा, जब मैंने जॉब से क्विट किया और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने घर भी नहीं बताया था। कुछ सेविंग्स थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, तो उसमें ये था कि मयंक तो कुछ तो कर लेगा, तेरे अंदर टैलेंट है तो कुछ भी कर लेगा, तू निकल एक बार। लेकिन निकलूँ कहाँ, क्योंकि दोनों सेक्टर देख चुका था, अब क्या करूँ। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी मुझे कम से कम एक ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए जिसके बलबूते में कुछ कर सके, क्योंकि भारत में टेंडेंसी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, भले कितनी स्किल हो, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो उस टाइम मुझे जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे उन्होंने गेस्ट लेक्चरर रखा, मतलब शायद 250 रुपये घंटा।
तो मैं मुश्किल से 3 घंटे कॉलेज में पढ़ाता था, और तो मुझे शायद 9-9.5 हज़ार रुपये मिलते होंगे पूरे महीने के मिला के। तो इसमें ये था कि मैं अपना खर्चा चला लेता था। लेकिन फिर मेरी स्किल्स थी, तो देखी वहाँ पे जो कॉलेज वाले थे, मेरा रिजल्ट जब आया, कि जब आपका जो रिजल्ट का जो उसका काउंट किया गया तो बहुत अच्छा रिजल्ट था, तो उन्होंने मुझे परमानेंट कर दिया। और फिर मैंने बहुत मेहनत से काम किया, क्योंकि वो वहाँ का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा था, काम मैंने बहुत शानदार किया वहाँ पे, और मैं असिस्टेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट की पोस्ट टाइम वहाँ पे आ गया था। तो आए हैं ऐसे तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, पर यह है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि मयंक तो कुछ तो कर लेगा, और आज भी यही है, मयंक तो कुछ बेस्ट करेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि मैं मोटिवेशन आप खुद ही अपना हो सकते हो, आप खुद से बातें कर सकते हो, अपने लिए आप टाइम निकालिए, शाम को बैठ के आप अपने आप से बात कीजिए, करके देखिए आप कितना मोटिवेशन फील करेंगे। और अगर आप नेगेटिव चीज़ देखेंगे, आप नेगेटिव हो जाओगे, और वे आप पे हावी होंगी, क्योंकि आप पॉजिटिव चीज़ को नहीं सीख सकते, आप नेगेटिव चीज़ को बड़ा इम्पैक्ट कर सीख सकते हैं। आप देखिए लोग स्मोक करना सीख जाते हैं, ड्रिंक करना सीख जाते हैं, दूध पीना नहीं सीख पाते, उनको मम्मी को सिखाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी है कि जो गलत चीज़ें होती है ना, और जिस चीज़ को हम मना करते हैं, वो चीज़ इंसान की ह्यूमन टेंडेंसी है, वो सीख जाएगा। तो मोटिवेशन मैंने तो अपने आप को ये कहा कि नहीं, बहुत बुरी कंडीशंस भी मेरे साथ रही हैं, ठीक है, लेकिन उससे एक्सपीरियंस मिला, ताकि मैं लाइफ में वो चीज़ें दोबारा से उन गलतियों को ना कर पाऊँ और अपने आप को अच्छे से उस चीज़ को लेके पाएँ। तो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन सबसे बेस्ट है। लेकिन उस चीज़ में मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स मेरे साथ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड हो, आज भी उनके कॉल्स आते हैं, मेरे पेरेंट्स, ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे साथ रहा। तो सर जैसे आपने बताया कुछ कंडीशंस की वजह से आपको कॉम्पिटिशन टीचिंग में आना पड़ा, तो आप उन्होंने जैसे आपको गेस्ट लेक्चरर रखा था, तो फर्स्ट डे आपका एक्सपीरियंस कैसा था एकदम नई फील्ड में आने का? वो भी बड़ा कमाल था। पहली बात तो जब मैं गया तो वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, यानी कि वो कोई कोचिंग सेंटर नहीं था, वो पूरी एक उसकी 150-200 ब्रांच पूरे भारत में थी। और जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ के एरिया मैनेजर सर थे, मतलब मयंक तुम्हारा, मैंने कहा हाँ सर। अच्छा आपने रिपोर्ट किया? मैंने यस सर। तो जितनी फॉर्मेलिटीज़ थी वो सब पूरी हो गई, और उसके बाद मेरा सब्जेक्ट रीजनिंग था एक्चुअल में। जब मैंने मतलब कंपटीशन में जब मैं आया, तो जब मैंने कंपटीशन का सी जाना तब मैं रीजनिंग पढ़ाता था। तो उन्होंने कहा कि आपका लेक्चर है? मैंने कहा पर लेक्चर आज आज तो मेरी रिपोर्टिंग है, तो कौन सा लेक्चर लूँगा मैं। और मैंने जीन्स पहनी हुई थी और टी शर्ट पहनी थी, तो मैं इसमें क्लास में वैसे भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो इंजीनियरिंग की आदत पड़ी हुई थी, क्योंकि एकदम वही पूरा अपना फॉर्मल ड्रेस यूज़ करना, टाई वगैरह के साथ। तो मैं चला गया, तो जब देखा तो उसमें स्टूडेंट होंगे कम 100+ स्टूडेंट्स। और जब ये पता लगा कि ये तो कोई नया टीचर आया, तो जो वहाँ के जो लोकल टीचर थे उन्होंने अपने 5-4 गुरगे भेज दिए उसी के अंदर, जाओ सर से क्वेश्चन डिस्कस करने। तो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस था, लेकिन वो इंजीनियरिंग फील्ड का था, तो दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने वहाँ पे मैंने कहा मयंक अगर कोई टॉपिक पढ़ाएगा वर्बल तो दिक्कत हो सकती है, तो इनको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाओ। तो लॉजिकल इसके किसी टीचर ने नहीं पढ़ाई होगी और किसी बच्चे ने पढ़ी नहीं होगी। एंड दैट टाइम मुझे अच्छे से याद है, मैंने उनको स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट पढ़ाया, उनको हर चीज़ सही लग रही थी, ठीक है। और उन्होंने कहा 1 घंटे के बाद कि सर आप क्या पढ़ाते हो। और शायद यही मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा है बेटा, कि मतलब बच्चों को जो मैंने पढ़ाया है ना, मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जिसको कोई नहीं पढ़ाता था। ये जो बहुत टफ थी उसको मैंने आसान बना दिया, और वही प्लस पॉइंट रहा, बच्चों का इतना प्यार मिलता चला गया, और आज यहाँ पे लाके खड़ा करके। तो सर जैसे कि आपने बताया आपकी सक्सेस स्टोरी अभी चली रही है, आपने कैसे इतनी सब कुछ फेस करते हुए किसी ब्रांच में पढ़ाना स्टार्ट किया, और आज आप अभी 2 ब्रांचेस के मालिक हैं, और अभी भी हम सब लोग जानते हैं कि उसकी सक्सेस स्टोरी चल रही है। तो इसके बारे में सर थोड़ा सा ऑडियंस को हमारे बारे में बताइए। ये बताओ, दो ब्रांचें, बड़े ब्रांचें और पाइपलाइन में है अभी, और लॉकडाउन की वजह से मैं उसमें डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, वो बहुत बड़ी ब्रांचें हैं, ठीक है। देखो एक बड़ी अच्छी कहावत भी कही थी कि आपने जहाँ से एजुकेशन किया है, जिस स्कूल से, अगर आप उसके प्रिंसिपल बन जाओ तो कैसा लगेगा, या आप वहाँ पे एक लेक्चरर भी बन जाओ तो आपको कैसा लगेगा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि भाई जहाँ मैंने काम किया, जिस कंपनी के लिए काम किया, और मैं उसकी ब्रांचेज परचेज कर पाऊँगा, बाई कर पाऊँगा, और मैं वहाँ का ब्रांच मैनेजर और ऑनर भी बन पाऊँगा। लेकिन सब चीज़ें पॉसिबल हैं। मैंने एक बात ही कही है ना, अगर आपकी विल पावर अच्छी है तो भगवान भी तुम्हारे साथ होता है। वो 1% में लेके चलता हूँ, लक होता है, 1% लक होता है, ठीक है ना। 27 मार्च 2014 में मैंने कंपनी ज्वाइन किया, और कहीं ना कहीं मेरे पास बहुत ऑफर थे, क्योंकि जब आपकी ग्रोथ होती है ना, आपको हर कोई पकड़ना चाहता है। तो लगभग मैंने 5-6 साल एक ही कंपनी में किया और एक ही लोकेशन पे किया, और जबकि कंपनी की पॉलिसी ये थी कि आपको 1 साल 1.5 साल के अंदर आपको ट्रांसफर मिलेगा, लेकिन कंपनी ने कभी मेरा ट्रांसफर नहीं किया। हाँ, मुझे मूवमेंट भी भेजता था, बड़ी बड़ी जगह मूवमेंट भी भेजा, लेकिन उसने कभी मेरा
ट्रांसफ़र नहीं किया। तो उसके बाद जब मुझे लगा शायद वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं आपको जब बांधा जाता है तो आपको दिक्कत हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब अब कुछ नया ट्राई करें, है ना, क्योंकि मैं बच्चों को शायद जितना कराना चाह रहा था उतना नहीं करा पा रहा था। तो जब मैंने वो स्टार्ट किया अपना अपेक्स अड्डा क्लासेस के नाम से था वो, मैंने नाम ओपन कर ही दिया। 26 जनवरी 2020 में मैंने उसका इनॉग्रेशन किया, लेकिन 22 मार्च में लॉकडाउन लग जाता है। फिर ऐसी इस तरह की कंडीशन बनती चली गई कि ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है, ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है। जो हमारे पास सेविंग्स थी, नाम था, सबसे बड़ा था बच्चों का प्यार था, जो स्टूडेंट्स का प्यार था, उसी वजह से मैं इतने बड़े डिसीजन ले पाया और आज भी वो मिल रहा है। अगर आज भी जो खड़ा होकर पढ़ा देता हूँ, बच्चा कहता है कि हाँ ये सर ने पढ़ा दिया, पक्का क्वेश्चन आएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो मेरी एक नेम एंड फेम कह लीजिए, जो बच्चों का प्यार था, लव था, उसी की वजह से मैं इतना बड़ा स्टेप उठा पाया, वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। और अगर मैं यहाँ ना रहता, कहीं दिल्ली वगैरह रहता, तो मैं इतना कुछ भी ना कर पाता। तो कहीं ना कहीं आपको कहने, मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक बात कही है ना, आप ईमानदारी से काम करोगे ना, आपको सब पसंद करेंगे। अगर आपके मन में कोई द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, छल नहीं है, आपको सब पसंद करते चलेंगे। तो वही था बेसिकली। तो मैं यही कह सकता हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ तो वो स्टूडेंट्स के प्यार की वजह से। आप सभी के लिए एक मैसेज है कि हमारे सर का जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है अपेक्स अड्डा क्लासेस के नाम से, उसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उस पर अभी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। सो अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम है, कंपटीशन से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड, आप मैं सर को बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और यूट्यूब चैनल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पे मैं एक बात सबको क्लियर कर दूँ, अगर उनको अपने कैरियर के रिगार्डिंग कुछ भी काउंसलिंग की ज़रूरत हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए मैं कोई चार्ज भी नहीं करता हूँ। जो हमारे पास एडमिशन चार्ज होता है वो बहुत नॉमिनल है, लेकिन जो काउंसलिंग है कैरियर को लेकर कि हमें एसएससी जाना है, हमें बैंक जाना है, हमें रेलवे जाना है, हमें स्टेट जाना है, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम। कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी तरीके की बात हो, आप फ्री काउंसलिंग आप करा सकते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ के लिए आपके जो भी हमारे सोशल मीडियाज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो आप फ्री काउंसलिंग के लिए किसी भी टाइम आप बात कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। और बेस्ट काउंसलिंग, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, आपको बेस्ट काउंसलिंग यहाँ से प्रोवाइड होगा। थैंक यू।